हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास 3 पेपर कंपलसरी हैं, लेकिन जो पेपर चौथा है उसमें आपके पास 2 पेपर आ जाते हैं। एक योगा वाला है, दूसरा मेजरमेंट वाला है। तो आज उसमें जो आपका योगा वाला पेपर है, आज इस पेपर के इस क्वेश्चन बैंक को हम लोग फुल कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका ये पेपर स्वास्थ्य शारीरिक एवं योगा शिक्षा के नाम से है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन बैंक को आज हम कवर करेंगे। ये आपका एग्जाम टाइम का गोल्ड सीरीज क्वेश्चन बैंक है। इसके पहले इस क्वेश्चन बैंक के जो आपका पेपर 1, 2, 3 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जो इससे पहले जो पवन का क्वेश्चन बैंक है उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो आपका नंबर रहेगा वो इजी नोट्स का रहेगा, उनको भी कंप्लीट कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बैंक में हमने क्वेश्चंस काउंट किए हैं। 617 क्वेश्चंस आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। 617 क्वेश्चंस का कलेक्शन है यह क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एंड थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि लंबी क्लास है। देखिए, शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। यह कथन जेबी नैश का है। शारीरिक शिक्षा किस प्रणाली का अंग मानी जाती है? तो जो शारीरिक शिक्षा है वह आपका शारीरिक विकास जो प्रणाली है उसका अंग माना जाता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में विकसित होती है क्या? तो शारीरिक शिक्षा जो है इसमें आपकी राष्ट्र की भावना विकसित होती है, राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? शारीरिक शिक्षा की अवधारणा से अर्थ है अच्छे स्वास्थ्य की कामना, शरीर को स्वस्थ और सबल बनाना है, शारीरिक श्रम को महत्व देना है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट वन। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो। यह शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। शारीरिक शिक्षा की प्रक्रियाओं में डैश अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? तो शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया में जो सक्रियता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति सक्रिय नहीं है तो वह नहीं सीख पाएगा या शारीरिक शिक्षा को गेन नहीं कर पाएगा। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप क्या था? वैदिक काल में जो शारीरिक शिक्षा थी उसका रूप आपका सशस्त्र शिक्षा हो गया, सैनिक प्रशिक्षण हो गया, नृत्य संगीत, ये सभी शारीरिक शिक्षा के ही रूप हुआ करते थे। इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पे डी है आपका वह राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक अनुभवों पर आधारित है। शारीरिक शिक्षा हमारी प्रयोगात्मक अनुभवों पर आधारित है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया था। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा को जन्म देने वाले ऐतिहासिक स्थितियां भी हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं। शारीरिक बल की आवश्यकता ने भी इसको जन्म दिया, इसलिए ऑप्शन जो डी है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के ध्येय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत डैश का विकास भी सम्मिलित है। किसका? शरीर का विकास भी इसमें सम्मिलित है। एंड शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है क्या है? तो शारीरिक शिक्षा में आपका शारीरिक प्रशिक्षण, शरीर स्वास्थ्य, अनुशासनहीनता पैदा होना, ये सभी शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांति क्या है? तो शारीरिक संस्कृति, कवायद और मार्चिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, ये सभी शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियां कही जाती हैं। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति कौन सी नहीं है? इसमें शारीरिक विकास जो है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है शारीरिक शिक्षा आवश्यक है किस लिए? यह सर्वांगीण विकास में सहायक है। जी हाँ, यह बच्चों में शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक विकास करती है। यह भावी जीवन को तैयार करती है, इसलिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए नहीं है? शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता संवेगात्मक विकास के लिए नहीं है या तनाव के लिए नहीं है। तो यह आपकी तनाव के लिए नहीं है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा आपकी संवेगात्मक विकास के लिए है, शारीरिक विकास के लिए है, मानसिक विकास के लिए है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है। क्या शामिल है? इसमें आपका लोक सेवा कार्यक्रम, अंतरंग कार्यक्रम और बहिरंग कार्यक्रम, ये सभी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में डैश की समानता है। किसकी? लक्ष्यों की समानता है। शारीरिक शिक्षा को डैश के क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है शारीरिक शिक्षा को।
शिक्षा और शारीरिक शिक्षा किसमें क्षमताएं विकसित करती हैं? यह विद्यार्थियों में क्षमताएं विकसित करती हैं। किसमें? विद्यार्थियों में। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मानव की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, दोनों ही समान दिशा में निर्देश देते हैं, दोनों के उद्देश्य एक समान है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? स्वास्थ्य शिक्षा से है। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का स्रोत क्या था? अभ्यास। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का जो स्रोत था वो आपका अभ्यास था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? यह आपकी जो है वेद, पुराण, उपनिषद इन सभी पर आधारित थी। धनुर्विद्या क्यों सिखाई जाती थी? धनुर्विद्या युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के कौन से तरीके प्रचलित थे? तो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के तरीके प्रचलित थे। ऑप्शन सी इज द राइट वन। गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? गुरुकुल को गुरु का कुल घर यानी कि आश्रम भी कहा जाता था। ठीक है। गुरुकुल कहाँ बनाए जाते थे? जो गुरुकुल हुआ करते थे वह नदी के किनारे बने होते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में डैश को भी शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। सामान्यतया आश्रम के नाम किसके नामों पर रखे जाते थे? गुरुओं के नाम पर रखे जाते थे। प्राचीन काल में सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालय जो था वह आपका नालंदा, वल्लभी और तक्षशिला, ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय हुआ करते थे। गुरुकुल में रहने का मुख्य उद्देश्य था अनुशासित जीवन जीना, आंतरिक क्षमता का ज्ञान, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में रहना होता था। यही गुरुकुल में रहने के मुख्य उद्देश्य भी थे। मुगल काल में कौन से खेल प्रचलित थे? मुगल काल में आपके शतरंज, चौपड़, तैराकी, आखेट, पशुभिंडत, प्रतिस्पर्धा ये सभी खेल हुआ करते थे। किसने शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की? वह अखिल भारतीय खेल सलाहकार ने। शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या काम किया? शारीरिक शिक्षा की समितियों ने आदर्श पाठ्यक्रम दिया, खेलों का स्तर ऊंचा किया, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिया, ये सभी काम किए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हैदराबाद में की गई। शारीरिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन आपका 1948 में हुआ। कब हुआ? 1948 में हुआ। शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम कोर्स की स्थापना करने का सुझाव ताराचंद समिति ने दिया था। किस समिति का कार्य केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी खेल मामलों पर सलाह देना था? वह थी आपकी केंद्रीय सलाहकार समिति। ठीक है। केंद्रीय सलाहकार समिति का काम केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी खेल मामलों पर सलाह देना हुआ करता था। सन 1953 में भारत सरकार ने किस नाम से कोचिंग स्कीम को प्रारंभ किया? राजकुमारी अमृत कौर स्कीम के नाम से प्रारंभ किया। किसने सरकार व राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय सहायता की पेशकश की? किसने? अखिल भारतीय खेल परिषद ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में हुई। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा की अग्रणी जो संस्था है वह आपकी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट है। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप जो था वह नृत्य संगीत था, शस्त्र शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण हुआ करते थे। ऑप्शन डी इज द राइट वन। भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी? नवयुवक ईसाई संस्था ने की थी। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? शारीरिक शिक्षा शरीर के अंगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना क्यों बनाई गई? यह आपकी स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन करने के लिए एंड स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विहार योजना बनाई गई थी। ऑप्शन डी सी इज द राइट वन। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका अर्जुन पुरस्कार है। आत्मरक्षात्मक खेल जो है वह आपका जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, कुश्ती, ये आत्मरक्षात्मक खेल कहे जाते हैं। शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? H.C. बक को जो है कि शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं?
तो शरीर को स्वस्थ रखने का शिक्षण है, दिमाग को स्वस्थ रखने का शिक्षण, योग और प्राणायाम, ये सभी आपकी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक शिक्षा से किसका विकास होता है? शारीरिक शिक्षा से शरीर और मन यानी कि दिमाग दोनों का विकास होता है। मनुष्य के शारीरिक विकास और कार्यों को समुचित रूप से संपादित करने वाली क्रिया आपकी शारीरिक शिक्षा कहलाती है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य डैश को विकसित कर शारीरिक शक्ति बढ़ाने तक सीमित था। किसको? मांसपेशियों को विकसित करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने तक सीमित हुआ करता था। वर्तमान शारीरिक शिक्षा में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आपको व्यायाम, खेलकूद और मनोरंजन, इन सभी को शामिल किया गया है। शारीरिक शिक्षा में किन सिद्धांतों का अधिकतम लाभ उठाया जाता है? इसमें आपका शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सभी सिद्धांतों का अधिकतम लाभ उठाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। शारीरिक शिक्षा कौन सी भावना जागृत करती है? यह सामूहिकता की भावना जागृत करती है। सामूहिकता की भावना जागृत करती है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा का एक अंग है और यह ऑप्शन आपका इसमें सत्य है। फिर नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का एक अंग शिक्षा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिक्षा है वो शारीरिक शिक्षा का एक अंग है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो राइट है। शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर राधा कृष्णन का है। आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने कही है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक व्यापक विषय है, इसे सभी जगह सम्मिलित रूप से सीखा जा सकता है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अंग है, यह इससे नहीं है। यानी कि शारीरिक शिक्षा जो है सामान्य शिक्षा का एक अंग है, यह इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा डिफरेंट, वो भिन्न रहेगा। ठीक है, सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर है शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अंग है, यह इससे नहीं है भिन्न, यह इससे अलग नहीं है, यह इससे भिन्न नहीं है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। यह कथन जेबी नैश का है। शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में बदलाव उसके क्रियाशील अनुभव के माध्यम से आते हैं। यह कथन वॉल्टर एवं आर्थर का है। शारीरिक शिक्षा का वह पक्ष है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम द्वारा संपूर्ण व्यक्ति के विकास और प्रशिक्षण से संबंधित है। यह कथन ए.आर. वीमैन का है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चुनी हुई शारीरिक गतिविधियां, उसके प्रकार और उससे प्राप्त परिणामों का जोड़ है। यह कथन आपका J.F. विलियम्स का है। शारीरिक शिक्षा की समग्र प्रक्रिया की वह स्थिति है जो शक्तिपूर्ण मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियों और उनसे जुड़ी प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत परिणामों व संशोधनों से संबंधित है। यह कथन आपका निक्सन और कोजन का है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। यह कथन रोजालैंड कैसिडी का है। रोजालैंड कैसिडी का स्टेटमेंट है। शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति की वृहत पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। यह परिभाषा ब्राउनवेल की है। डैश शब्द से अभिप्राय ऐसे उच्चतम और सुंदर अभूत निर्दिष्ट स्थान से है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, संस्था एवं संगठन प्रयास करता है, वह है लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है छात्रों को किस रूप में स्वस्थ बनाना है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है, भावात्मक रूप से भी स्वस्थ बनाना है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्ति का जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शैक्षिक हर तरीके का विकास हो सके। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बालक यानी कि छात्र, बालिका यानी कि छात्राओं में भिन्नता का आधार क्या है? भिन्नता का आधार सबसे बड़ा लिंग भेद है। लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। डैश उपलब्धि का अंतिम और आदर्श बिंदु जो है वह आपका लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को किन दायित्वों का निर्वाह करने के योग्य बनाना है? तो व्यक्ति को अपने धर्म, अपने कर्म, अपने मोक्ष के जो दायित्व हैं उनका निर्वाह करने के योग्य बनाना है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के लिए कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सुविधाओं को प्रदान करती है ताकि व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में भाग ले सके जिससे वह शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और सामाजिक दृष्टि से सफल हो सके, ऐसा J.F. विलियम कहते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चे की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को तैयार करे और बढ़ाए, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्यपूर्ण मानव विकास है, यह कथन पेंटर का है। किसका है? यह कथन पेंटर का है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में शिक्षा के निम्न में क्या उद्देश्य बताए गए? तो इसमें नेतृत्व क्षमता का विकास बताया गया, व्यक्तित्व का विकास बताया गया, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास बताया गया। J.R. शर्मन शारीरिक ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं? तो शारीरिक ने शिक्षा के नहीं, J.R. शर्मन ने शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं? तो J.R. शर्मन ने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताया है आवश्यकताओं को बढ़ाना और उन्नति करना, आवश्यकताओं को पूर्ण करने की समर्थता प्रदान करना, क्षमताओं को समाज के अनुरूप ढालना। ये सभी जो है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य J.R. शर्मन ने बताए हैं। भावनात्मक विकास, आंगिक एवं न्यूरो मांसपेशियों का विकास शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य किसने बताया है? ऐसा J.B. नैश ने बताया है। किसने बताया है? J.B. नैश ने बताया है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक नेतृत्व क्षमता का विकास करना, समय का सकारात्मक सदुपयोग करना और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करना। शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांतों को सर्वप्रथम वर्णन करने वाले अरस्तू हैं। पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन सा था? वह आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास था। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रोफेसर G.D. सोधी ने मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत की थी। शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ कब से माना गया है? इसका प्रारंभ आपका 18वीं शताब्दी से माना गया है। प्रशिक्षण का अर्थ होता है विशिष्ट उपलब्धि के लिए किया जाने वाला प्रशिक्षण। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख भ्रांति क्या है? केवल शारीरिक निर्माण जो है यह शारीरिक शिक्षा की प्रमुख भ्रांति मानी जाती है। शारीरिक शिक्षा से जुड़ी एक मिथ्या, एक झूठी अवधारणा जो है यह स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, यह केवल खेलकूद से जुड़ा है, यह केवल इच्छित सौर से जुड़ा है। ये सभी मिथ्यित जो है झूठी अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा से जुड़ा देखिए नेक्स्ट वन इज, क्या शारीरिक शिक्षा मात्र खेल है? तो इसमें सत्य है, असत्य है, या यह सर्वांगीण विकास का कारक है? तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो खा यानी कि असत्य है। यह शारीरिक शिक्षा मात्र खेल है, तो मात्र खेल नहीं है, असत्य है। यह सर्वांगीण विकास का एक कारक है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। कुछ लोग शारीरिक संस्कृति उदाहरण को शारीरिक शिक्षा मानते हैं, यह एक भ्रांति है जिम्नास्टिक, फुटबॉल और योग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा समय की बर्बादी है, यह कथन सर्वथा गलत है। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तो यह आपकी शारीरिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता है, मानसिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता है, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में यह कथन किसका है? भारत को आज भगवत गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ देखो। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको जो है संतुलित पोषण चाहिए, स्वच्छ रहन सहन चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? मजबूत मांसपेशियां होनी चाहिए, मजबूत मांसपेशियां। शारीरिक रक्त को शुद्ध करता है ऑक्सीजन। व्यायाम करने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? व्यायाम करने के तुरंत बाद जो है थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। व्यायाम करने के बाद थोड़ा आराम जरूरी है। शरीर में रोगों से संघर्ष करने की शक्ति जो है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? कॉल्डवेल कुक को। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय
कॉल्डवेल कुक को जाता है। स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हों। यह कथन आपका जो है वॉल्टमेयर और एसलिंगर का है। वॉल्टमेयर और एसलिंगर का है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक व्यायाम से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत और लचीली हो जाती हैं। यह शरीर का ठोस गठन ही है जो मन का सही और निश्चित संचालन करता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर यह कथन रेस यू ने दिया था। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के किस सामाजिक गुण का विकास करती है। तो यह आपका भाईचारा, ईमानदारी, आत्म अनुशासन, ये सभी प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास करती है। कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय एकता के लिए भी आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है और शारीरिक शिक्षा नागरिकता का गुण भी भर देती है। सारी बातें यहाँ पे सही हैं। स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक नहीं है। संतुलन। शारीरिक शिक्षा किस प्रकार के मूल्यों के विकास में सहायक है। यह आपका अनुशासन, बहादुरी, ईमानदारी, सभी प्रकार के मूल्यों के विकास में सहायक है। शारीरिक शिक्षा का क्या व्यक्तिक महत्व है। शारीरिक शिक्षा संवेगात्मक विकास में सहायक है, मस्तिष्क सजगता में वृद्धि करती है, स्वास्थ्य और बीमारियों की जानकारी भी देती है। आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझोगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे और अपने को बलशाली अनुभव करेंगे। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा खेलकूद संबंधी क्रियाएं, आत्मरक्षा की क्रियाएं, ये सभी शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र हैं। शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली आपका शारीरिक शिक्षा के द्वारा बनाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा की बुनियादी सुंदर शरीर किस पर आधारित है। शारीरिक शिक्षा का जो बुनियादी सिद्धांत सुंदर शरीर है किस पर आधारित है। आपका आदर्शवाद पर आधारित है। डैश के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा में अधिक स्पर्धेय नहीं होना चाहिए। प्रकृतिवाद। आप अपने में रक्त संचार के ओज के कारण श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि और शक्ति को अधिक जानेंगे। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र किस प्रकार का है। तो शारीरिक शिक्षा का जो विषय क्षेत्र है वो विस्तृत है, व्यापक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह कथन अरस्तू का है। शारीरिक शिक्षा विद्या का वह भाग है जो पूर्ण व्यक्तित्व का विकास और प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों के साथ करे। यह कथन डॉक्टर I.A. वैमन का है। डॉक्टर I.A. वैमन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कहता है शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को किसके द्वारा मान्यता दी गई। NCTE के द्वारा इसको मान्यता दी गई। शारीरिक शिक्षा में कौन सी पद्धति उत्तम है। तो इसमें प्रदर्शन विधि जो है वो सबसे अधिक उत्तम मानी जाती है। चार्ल्स ए बूसर ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं। तो उन्होंने इसके 4 उद्देश्य बताए हैं। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, शारीरिक शिक्षा जो है शारीरिक क्रियाओं का क्षेत्र है। मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यह कथन डॉक्टर राधा कृष्णन का है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति और बुद्धि का विकास करना। शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है। यह कथन आपका J.F. विलियम्स का है। J.F. विलियम्स का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 129 इज शारीरिक शिक्षा के तत्व इनमें से कौन है। तो इसमें आपका अनुशासन, संतुलित विकास, मानसिक विकास, ये सभी शारीरिक शिक्षा के तत्व हैं। शारीरिक शिक्षा सहायक है। ये आपका सहन शक्ति बढ़ाने में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में, सभी में सहायक होती है। बिना थके शारीरिक कार्य करने का जो मनोरंजन है वो कहलाता है आपका शारीरिक पुष्टि कहलाता है। शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य जो माध्यम है वह आपका उपकरण होगा। शारीरिक क्रियाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। शारीरिक क्रियाओं के संदर्भ में आपका एक तो प्रसन्नता मिलती है, शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, संवेगों की सही दिशा मिलती है। ये सभी इसमें जो है क्रियाएं सत्य हैं, सभी बातें इसमें सत्य हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, ऐसा अरस्तू कहते हैं। एंड शिक्षा को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं।
यह कथन किसका है? यह आपका प्लेटो का स्टेटमेंट है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय कार्लबेल कुक को जाता है। कार्लबेल कुक को जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया? वह आपका द हिंदू था। शारीरिक शिक्षा शिक्षण को किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? मॉडल के माध्यम से। मानव के मोटापे का मुख्य कारण वशीय ऊतक में वृद्धि होना है। शिविर में कैसा अनुशासन होता है? शिविर में कठोर अनुशासन होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक, आत्मिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आधुनिक समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निम्न में किससे होता है? तो ये आपका शिक्षा से और शारीरिक शिक्षा से, दोनों से होता है। शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का ही एक अंश है, ऐसा सर्मक के अनुसार कहा गया है। शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का ही एक अंश है। चलिए सर्मक के बाद आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा की औपचारिक क्रियाएं क्या है? शारीरिक शिक्षा की जो औपचारिक क्रियाएं हैं इसमें आपका योगा, खेल, नृत्य, ये सभी शारीरिक शिक्षा की औपचारिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। खेलो इंडिया में कितनी स्पर्धाओं को शामिल किया गया? 16 स्पर्धाओं को। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में कौन से गुण सामान्य हैं? तो इनमें आपका उत्तम आहार, स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त नींद लेना, ये सभी जो है गुण सामान्य हैं। ठीक है, नदी लिखा हुआ है। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर के उनको क्या किया जाएगा? प्रेरित किया जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? तो इसमें H.C. बक ने शुरू किया। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? यह राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना आपकी 1975 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या जो है वह 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। इसमें जो आपका ये दिया है भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना, इसमें आपका आंसर जो 1974 है ये राइट रहेगा। ठीक है, कई जगह 1975 दिया है लेकिन ये गलत है। जो बेस्ट ऑप्शन है आपका 1974 है। ओलंपिक ध्वज ठीक है 5। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, जो हमारे खेल में कोच वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को दिया जाता है। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? ये थ्रो बॉल द्वारा होती है। बास्केटबॉल के जन्मदाता आपके नॉर्थ स्मिथ माने जाते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट की जो माप है वह आपकी 28 से 15 मीटर होती है। खो खो मैदान की माप कितनी होती है? 29 से 16 मीटर होती है। एंड अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो ये आपका एक्स्ट्राम्यूरल्स कहलाती है। वॉलीबॉल कोर्ट की जो माप है वो आपकी 18 से 9 मीटर होती है। एंड 18 से 9 मीटर ठीक है। किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? तो यह जो प्रतियोगिता है आपकी वो इंट्राम्यूरल्स होती है। बास्केटबॉल की बॉल का जो भार है वह 625 ग्राम होता है। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? इसमें आपके 3 अंपायर होते हैं। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप जो है वह 400 मीटर ट्रैक होती है। अर्जुन अवार्ड जो है वह राष्ट्रपति देते हैं। अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति देता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ब्राउन डी कॉबर्टिन ने दी थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ब्राउन डी कॉबर्टिन ने की थी। पेनाल्टी कार्नर किस खेल से संबंधित है? या आपका हॉकी से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो है आपका ये है, तो इसमें जो अर्जुन अवार्ड की डेट दी है वो 29 अगस्त दी है। अगर ये पूछ ले कि ये प्रारंभ कब हुआ था तो 1961 में जो है अर्जुन अवार्ड ये प्रारंभ हुआ था। और जो जिसको भी अर्जुन अवार्ड दिया जाता है उसके साथ में उसको 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी खेलने की कुल जो समयावधि है वो 75 मिनट होती है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नकद पुरस्कार राशि जो है वह आपकी 5 लाख होती है। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? 28 औंस। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? यह आपका हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से संबंधित है। हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से संबंधित है। बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर 1 और 1 का नियम लागू होता है।
भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह जो है 1927 में हुआ। इसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर दोराबजी टाटा थे। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा। लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा। डिस्कल थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? यह आपका 34.92 डिग्री का होता है। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? जेम्स ए नाइस्मिथ ने किया था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन आपका 1947 में हुआ। कब हुआ? 1947 में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक आपके वैरन पियरे डी कुबर्टिन माने जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? ये मोहन बागान है, मोहन बागान। जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे यानी धावन पथ की लंबाई जो है वह 20 मीटर होती है। कितनी होती है? 20 मीटर। हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? तो इसमें आपका जो है बैक पास से मैच प्रारंभ होता है। एंड वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट का समय 60 सेकंड होता है। स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी जो है वह आपकी 3000 मीटर होती है। क्वेश्चन कहता है 188 क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की चौड़ाई इन्होंने 9 फीट लिखी है, लेकिन क्रिकेट पिच की चौड़ाई जो है वो 10 फीट होती है। कितनी होती है? क्रिकेट पिच की चौड़ाई 10 फीट होती है। और अगर उसमें मीटर में पूछ रहे तो आप 3.05 मीटर जो है अगर दिया हो तो आप टिक करेंगे। ठीक है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई 10 फीट यानी कि 3.05 मीटर होती है। एंड फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में देखिए इन्होंने दिया है 16 खिलाड़ी होते हैं, जो कि गलत है। फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल की टीम में। ओके। एंड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में भी आपके 11 होते हैं। इसमें फिर इन्होंने 16 दिया है, अजीब बात है। हॉकी में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? हॉकी में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। एंड बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल की जो टीम है उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। एंड हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो हैंडबॉल टीम होती है उसमें एक टीम में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। इन्होंने 14 लिखा है, दोनों का लिख दिया है, 7 आंसर होना चाहिए था। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो आपकी 3 मीटर होती है। ठीक है। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो इनके लिए जो प्रतियोगिता होती है विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है। भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? तो आपका 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका हॉकी से संबंधित है। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई? 1903 में की गई। वॉलीबॉल में गेंद का जो वजन है वो आपका 270 से 280 ग्राम होता है। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जस्ट मोमेंट प्लीज। तो इसमें आपके बेसबॉल में प्रत्येक टीम में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। एंड बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं? ये आपके 10 से 12 चक्र होते हैं। लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है? 10 यानी कि 2.75 मीटर, 10 फीट या 2.75 मीटर कह सकते हैं इसको। नहीं, 3.05 मीटर आना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे 3.05 मीटर होना चाहिए अगर 10 फीट है तो। अगर ये फिट में है तो पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो इनमें 1.067 मीटर होती है। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रिंग कहते हैं। किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो फुटबॉल के खिलाड़ी। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो आपका 14 से 14 मीटर का होता है। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता? 300 मीटर से अधिक दूरी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका अर्जुन पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका अर्जुन पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल के खेल की जो अवधि है वो कितनी होती है? 90 मिनट। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? जी मॉर्गन ने किया था।
YMCA की स्थापना कब और किसने की? 1920 में HC बक ने जो है YMCA की स्थापना की थी। भारतीय उड़न सिख आपका मिल्खा सिंह को कहते हैं। एंड बास्केट रिंग का जो व्यास है वो आपका 45 सेंटीमीटर होता है। मैराथन दौड़ की दूरी जो है वह आपकी 42.195 किलोमीटर होती है। एंड हॉकी मैच की जो खेल अवधि है, हॉकी मैच की खेल अवधि क्या होती है? ये आपकी 70 मिनट होती है। कितनी? 70 मिनट। महिला भाला का वजन क्या होता है? महिला भाला का वजन 600 ग्राम होता है। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल टीम में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आपके वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। ओके, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन प्रत्येक पक्ष से मैदान में केवल 9 खिलाड़ी उतरते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो पावर प्ले आपका केवल बैटिंग साइड लेता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यह 8 वर्षों के लिए होता है। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है? 9 इंच। बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? 10 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं। एंड फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होते हैं? तो ये आपके 5 गज पर होते हैं। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? यह आपका 6 मिनट का होता है। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 1985 में। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 ईस्वी में हुआ था। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म आपका इंग्लैंड में हुआ। एंड फुटबॉल में गेंद का जो वजन है वह 396 ग्राम से 453 ग्राम तक होता है। भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया गया? तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1920 में पार्टिसिपेट किया था। एंड टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह आपका चीन का है। एंड आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? 1896 में। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? बास्केटबॉल खेल जो है वो बॉल उछाल करके आरंभ किया जाता है। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की जो ऊंचाई होती है वो 0.76 मीटर होती है। पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? पुरुषों के लिए भाले का वजन 800 ग्राम होता है। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन जो है वो आपका 400 ग्राम होता है। हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो इसकी 40 से 20 मीटर होती है। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? यह आपकी फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम जो भार है वह 650 ग्राम होता है। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध किससे होता है? 5 महाद्वीपों से होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है वो आपकी 1984 ईस्वी में हुई थी। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई? ये आपकी 1968 में मैक्सिको से इसकी जो है प्रथा प्रारंभ हुई थी। लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? लैप स्कोरर रखता है। कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो ये आपका 6 खिलाड़ी को बोनस अंक प्राप्त होता है। वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है? ये आपका अमेरिका है। बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग पर होती है? ये आपकी लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। भारत के पारंपरिक खेल जो हैं वह आपके गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू, गुट्टे, ये सभी भारत के पारंपरिक खेल हैं। एंड पारंपरिक भारतीय खेलों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंचलिक खेल कहा जाता है। भारत के प्राचीन खेल के लुप्त होने के क्या कारण हैं? इसमें एक तो वीडियो गेम है, मोबाइल, टेलीविज़न, इन सब ने हमारे पुराने जो गेम थे उनको खा गए। ये सब डैश के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम माना जाता है। खेल जो है खेल के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम माना जाता है। खेल को व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम माना जाता है। हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ हमारी संस्कृति सभ्यता के जन्म तथा सामाजिक विकास के फैलाव को भी प्रभावित करता है। कौन? शिक्षा। खेल किस प्रकार की थकान को दूर करता है? खेल हमारा मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने में काम करता है। वयस्कों एवं वृद्धों के लिए डैश कम करने का जो साधन है वो आपका तनाव है। वयस्कों एवं वृद्धों के लिए खेल तनाव को कम करने का एक साधन है। गिल्ली डंडा खेलने के लिए कितने खिलाड़ी होते हैं?
इसमें कोई सीमा नहीं होती है। गिल्ली डंडा में किन उपकरणों सामान की आवश्यकता रहती है, तो इसमें आपका गिल्ली और डंडा दो चीज़ें चाहिए होती हैं। गिल्ली डंडा खेल की जो उत्पत्ति है वो आपकी लगभग 2500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। गिल्ली डंडा खेलने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी हों, तो इसमें 2 खिलाड़ी होने चाहिए। ठीक है, गिल्ली डंडा को मराठी में क्या कहते हैं, गिल्ली डंडा को मराठी में विट्टी दांडू कहते हैं। गिल्ली डंडा को उड़िया में किस नाम से पुकारते हैं, गुल्ली बाडी कहते हैं। गिल्ली डंडा को बंगला और असमी में किस नाम से पुकारते हैं, तो इसको डंगुली कहते हैं। गिल्ली डंडा को नेपाली में विट्टी दांडू कहते हैं। ठीक है, गिल्ली डंडा को कन्नड़ में जो है चिन्नी डंडू कहते हैं। क्या, चिन्नी डंडू कहते हैं। पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन। निम्न में कौन सा भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है, तो इसमें आपका क्रिकेट जो है वो, एक सेकंड, कौन सा भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है, गिल्ली डंडा, कंचे, कुश्ती, क्रिकेट जो है वो पारंपरिक खेल नहीं है। पारंपरिक खेल महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि पूर्ण मनोरंजन होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। एंड कंचे का जो खेल है, क्वेश्चन कहता है कंचे का खेल है, कंचे का खेल जो है वो भारतीय पारंपरिक खेल है। कंचे के खेल में कितने प्रतियोगी होते हैं, तो इसमें भी अनेक खिलाड़ी होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कंचे के खेल की विशेषता होती है कम खर्चीला है, समय की पाबंदी नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से जब तक मन करे तब तक खेलो। कंचे का खेल क्या है, कैसे खेला जाता है, कंचे का खेल लाइन से खिलाड़ी कंचे फेंकते हैं, जिस खिलाड़ी के सबसे अधिक कंचे गड्ढे में जाते हैं वही जीत जाता है। कंचे के खेल के क्या फायदे हैं, कंचे के खेल का फायदा है ध्यान बढ़ाने में सहायक है, सटीक निशाना लगाने में सहायक होता है। कंचे को और किस नाम से बुलाते हैं, कंचे को गोटी भी कहते हैं, कंचे को गोटी भी कहते हैं। स्टापू खेल खेलने के लिए क्या करते हैं, स्टापू खेल खेलने के लिए फर्श पर चौक से चौकोर खानों का एक खाका बना दिया जाता है। स्टापू एक भारतीय उपमहाद्वीप का एक लोकप्रिय ग्रामीण खेल है। स्टापू को उत्तर में किस नाम से पुकारते हैं, इसको उत्तर में टिक्कर बिल्ल कहते हैं। स्टापू को महाराष्ट्र में जो है स्नरी कहते हैं, स्टापू को महाराष्ट्र में स्नरी कहते हैं। एंड गुट्टे में प्रत्येक प्रयुक्त होते हैं, गुट्टे में आपके पत्थर के टुकड़े होते हैं। गुट्टा क्या है, गुट्टा सामान्य भारतीय पारंपरिक खेल है, सामान्य भारतीय पारंपरिक खेल है। बाएं अलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व का नाम आपका माइट्रल वॉल्व कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉल्व जो है माइट्रल वॉल्व कहलाता है। मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका सुविधाएं हैं। तकनीकी शब्दों में पेशीय खिंचाव को इस रूप में जाना जाता है, तनाव के रूप में। निम्नलिखित में से कौन दो संयुक्त पेशी हैं, तो इसमें आपका सार्टोरियस हो जाएगा। एंड निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है, वह आपकी शारीरिक प्रशिक्षण है। क्या हो जाएगा, शारीरिक प्रशिक्षण। मनोविज्ञान की दृष्टि से जो सहानुभूति है वो आपकी एक वृत्ति है। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम इंट्राम्यूरल है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का जो मुख्य माध्यम है, तो यहाँ पे प्रचार तो पहली बात तो छात्र के माध्यम से भी हो जाता है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार छात्र, चलिए ठीक है, इंट्राम्यूरल भी सही है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद गायब हो जाती है या बहुत छोटे आकार में कम हो जाती है, तो वो आपका थाइमस है। डायनेमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, शक्ति मापने के लिए किया जाता है। एंड शरीर की सबसे लंबी जो पेशी है वह आपकी सार्टोरियस है। टक्कर हेरफेर का दूसरा नाम आपका टेम्पोमेंट है। प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान और कौशल होना अति आवश्यक है। भारतीय को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था क्या, मास लयबद्ध गतिविधियां। ठीक है, भारतीयों को बढ़ावा देने के लिए मास लयबद्ध गतिविधियां यह आयोजित किया गया था। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये आपकी जो है रीढ़ की हड्डी के माध्यम से नियंत्रित होती हैं। स्टेटमेंट है किसने कहा, मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है, ऐसा रामणी कहते हैं। सिगमंड फ्रायड को किसके पिता के रूप में जाना जाता है, तो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है इसके पिता आपके सिगमंड फ्रायड हैं। मानव शरीर में कितनी प्रमुख लाल ग्रंथियां होती हैं, तो इसमें आपकी 8 लाल ग्रंथियां होती हैं। एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए जो एक परीक्षण है वो आपका हृदय की मजबूती है।
हृदय की मजबूती है। 50वें परसेंटाइल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, मीन के रूप में भी जाना जाता है। हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की जो मात्रा है वो आघात की मात्रा कहलाती है। एंड सिविल शिल्प में जो शामिल है वो आपका मानसिक कौशल है। शीर्ष स्पिन का जो कारण है वो आपका लीवर रिबाउंड है। एक परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है यदि उसमें संगतता होती है। तो शरीर वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार करने के लिए जाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो आपके शेल्डन थे। जैव यांत्रिकी विज्ञान की पुस्तक पार्ट्स ऑफ एनिमल के जो लेखक हैं वो आपके अरस्तू हैं। एंड जैव यांत्रिकी में यांत्रिकी शब्द का अर्थ होता है स्थिर वस्तु पर पड़ने वाले बल का अध्ययन, गतिशील वस्तुओं पर पड़ने वाले बल का अध्ययन। ऑप्शन जो सी है वह आपका राइट हो जाएगा। एंड जैव यांत्रिकी विज्ञान का जो पितामह है वो अरस्तू को कहा जाता है। किस विज्ञान के अंतर्गत जीवित प्राणियों में बल प्रयोग एवं उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका जैव यांत्रिकी विज्ञान है। जैव यांत्रिकी विज्ञान से संबंधित पुस्तक प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल के जो लेखक हैं वो आपके अरस्तू हैं। गोला फेंकना, किक मारना आदि ये सब जनिकी विज्ञान डायमिक्स के उदाहरण हैं। एंड जैव यांत्रिकी की वह शाखा कौन सी है जो बलों द्वारा वर्णित होती है, वह आपकी यांत्रिकी है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में विकास हेतु जो आधुनिक शाखा है वह आपकी जैव यांत्रिकी विज्ञान और अंग संचालन विज्ञान, ये दोनों ही उसमें शामिल हैं। खेलकूद के क्षेत्र में जैव विज्ञान का महत्व कौन सा है, तो इसमें आपका तकनीकी कुशलता में सुधार, प्रदर्शन में सुधार, उपकरणों के निर्माण में सुधार, ये सभी जैव विज्ञान के महत्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है आंतरिक और बाह्य बलों का, शरीर संरचना का, शरीर क्रिया का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव यांत्रिकी विज्ञान में जो है शरीर संरचना का, आंतरिक बाह्य बल, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर के प्रभावी ढंग से काम करना निर्भर करता है यांत्रिकी नियम और सिद्धांतों पर, बाह्य बलों पर, दोनों पर निर्भर करता है। जैव यांत्रिकी विज्ञान से संबंधित जो पुस्तक है पार्ट्स ऑफ एनिमल्स है। जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है प्राणी एवं उसके द्वारा उपर्युक्त उपकरणों की गति, आंतरिक बल कार्यरत होने पर, बाह्य बल, घर्षण, गुरुत्व बल, वायु प्रतिरोधक बल आदि, ये सब इसमें आते हैं बाह्य बल में। तो इसके द्वारा जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है आंतरिक और बाह्य बलों का, आंतरिक और बाह्य बलों का। जैव यांत्रिकी विज्ञान में यांत्रिकी शब्द का अर्थ है स्थिर वस्तुओं पर पड़ने वाला अध्ययन और स्थिर वस्तुओं पर होने वाला अध्ययन और गतिशील वस्तुओं पर पड़ने वाले बल का अध्ययन, ठीक है। वस्तु की गति में मुख्यतः उस परिवर्तित गति का अध्ययन किया जाता है, किसका, गतिक विज्ञान का। शरीर को यदि किसी दिशा में झुका दिया जाए तथा हाथ पैर की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए तब शरीर का गुरुत्व केंद्र जो है वो परिवर्तित हो जाता है। मानव शरीर में गुरुत्व केंद्र को माना जाता है, तो गुरुत्व केंद्र को इसमें से कुछ भी नहीं माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। लड़कियां अपने आप को कम स्थिर कब पाती हैं, उल्टा लेटकर व्यायामों को करते समय कम जो है स्थिर पाती हैं। अंग संचालन का मुख्य तत्व गति होती है, क्या यह गति सत्य है? निम्नलिखित मतों से कौन चतुशिष्क यानी कि क्वाड्रिसेप्स समूह वाली पेशियां हैं, तो इसमें आपका जो है वास्टस लैटरिलस हो जाएगा एंड एब्डक्टर लॉन्गस हो जाएगा एंड वास्टस मीडियालिस हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन इसमें जो ACD हो जाएगा गा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव पोषण में वसा और तेल का क्या काम है? मानव पोषण में वसा और तेल का काम आपका ऊर्जा के संकेंद्रित स्रोत को प्रदान करना एंड कुछ महत्वपूर्ण अंगों के कुशन के रूप में काम करना। तो ऑप्शन जो इसमें आपका A और D दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 150 पाउंड वजन के एक व्यक्ति के शरीर में 30% वसा है। यदि वो व्यक्ति अपने शरीर की वसा को घटाकर 25% कर लेता है तो उसका वजन कितना होगा? 140 पाउंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 पाउंड हो जाएगा। रैनवियर की एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि में तंत्रिका आवेग का रुकना क्या कहलाता है? प्रबलगी संवहन कहलाता है। मोटापे का एक अंतःस्राविकीय प्रभाव जिसको एंडोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं वह आपका क्या है? सामाजिक लांछनीकरण है। क्या है? सामाजिक लांछनीकरण कहलाएगा। महामारी विज्ञान जिसको एपिडेमियोलॉजी
किसको संदर्भित करता है? यह आपका प्राथमिक और द्वितीयक औषधि को इंडिकेट करता है। मानव शरीर में एटीपी पेशी के तैयार रेडीमेड अंतःपेशीय भंडार इंट्रामस्कुलर जो स्टोर है वो आपका 570 से 690 मिलीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पेशी तंतु में सर्वाधिक शीघ्रता से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है? वो आपका फास्फोक्रिएटिन है। क्या है? फास्फोक्रिएटिन है। सक्रिय पृथक जो खिंचाव है वह वार्म अप के रूप में प्रयुक्त होता है। संक्रमण होने पर पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन परीक्षण के विकसित होने के बीच लगने वाला समय 3 से 6 महीने है। 3 से 6 महीने। विभिन्न अंगों, ऊतकों इत्यादि के स्वस्थ होने की जो गति है वो अलग अलग होती है। यह कहलाती है स्वस्थ होने की प्रक्रिया की हेटेरोक्रोनिसिटी कहलाती है। हेटेरोक्रोनिसिटी कहलाती है। निम्नलिखित में से किन्हीं अति प्रयुक्त चोट यानी इंजरीज जो माना जाता है वह आपका इसमें क्या हो जाएगा? एक तो पेशियों की सूजन हो जाती है एंड और उसमें जो है क्या हो जाता है? दबाव विभंग हो जाता है और टेनिस वेल्बो हो जाती है। तो ये सभी बातें इसमें सही हैं। ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। उस रोग को चिन्हित कीजिए जिसे हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है। वह आपका रह्यूमैटिक आर्थराइटिस है। उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। वो आपका ट्रोपोमियोसिन है। सभी रोग प्रतिकारक डैश से निर्मित यौगिक जो है वो आपके पॉलीपेप्टाइड कड़ी है। अभ्यास से 1 घंटा पहले उपभोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट जो मात्रा है वह आपकी शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक व्यक्ति शरीर रचना मुद्रा में खड़ा है तो विभिन्न जोड़ के निम्नलिखित सुस्पष्ट सतहों को शरीर में ऊपर से नीचे की ओर के क्रम में सुव्यवस्थित करना है। ऊपर से नीचे तो आएगा तो सबसे पहले ग्लेनोइड कैविटी आ जाए जो कि सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका टॉलियर नॉच आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद आएगा। एंड उसके बाद आपका एसेटिबुलम आ जाएगा जो इसके बाद आएगा। ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। एंड लास्ट में आपका क्या आएगा? लास्ट में जो है वह मेडियल और लैटेरल कॉन्डाइल आएगा। ये इसके बाद ये पूरा सीक्वेंस इसका बन करके तैयार होगा। एंड ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। रक्त में सर्वाधिक ऑक्सीजन वहन किया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप में संयुक्त होकर के। एंड किस स्थिति में वर्टेब्रल डिस्क्स पर सर्वाधिक दबाव होता है? बैठने पर जो है वर्टेब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव आता है। सिफिलिस के लिए क्या कारण है? सिफिलिस का कारण है ट्रेपोनेमा पैल्डियम। बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई पड़ने वाली जो वृद्धि है वह आपकी क्या है? विश्राम में नाड़ी दर आ जाता है, विश्राम में सिस्टोलिक रक्तचाप हो जाता है और बाह्य प्रतिशोध हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि इतने बड़े बड़े कूट नहीं पूछेगा, इनको उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन है डैश में मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक शील गुणों और प्रवृत्तियों के तत्व होते हैं जो वह बड़ा होने पर प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा जाइगोट। IOC द्वारा यथा घोषित कौन सी औषधि प्रतिबंधित नहीं है? तो इसमें आपका अल्कोहल हो जाएगा। स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता क्या है? स्फूर्ति, साहस, आत्मविश्वास, ये जो है स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। स्वास्थ्य पर आपके प्रभाव डालने वाला जो कारक है वह आपका भोजन, मनोरंजन, व्यायाम, इन सभी का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्षेत्र आपका स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ जीवन यापन, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, ये सभी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। विटामिन ए की प्राप्ति के जो स्रोत हैं उसमें आपका घी है, दूध है, अंडा है, इन सब में विटामिन ए मिलता है। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन का काम है त्वचा को स्वस्थ रखना, मानसिक शक्ति को बढ़ाना, रोग निवारण शक्ति देना, ये सभी प्रोटीन के काम हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। संतुलित आहार का मतलब होता है समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाला आहार, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने वाला आहार। विटामिन हमारे शरीर को प्रदान करता है ऊर्जा। दालों में पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रोटीन होता है। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा नामक रोग हो जाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व आपका विटामिन है। एंड विटामिन ए सर्वाधिक जो आवश्यक है वो आँख और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। आँख और त्वचा के लिए विटामिन प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत आपका सूर्य की किरणें हैं।
एंड निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, वो आपका खनिज लवण। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस मात्रा में अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है उसको ध्वनि प्रदूषक माना जाता है। एंड निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण है, तो आपका धूल हो या वायु हो, भूजल प्रदूषण, ये सभी आपके प्राकृतिक प्रदूषण माने जाते हैं। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका दहन, औद्योगिक अपशिष्ट, स्वचालित वाहन, ये सभी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रकार है, तो वो आपका भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, ये सभी जल प्रदूषण के ही प्रकार हैं। एंड निम्नलिखित में से किस स्रोत से तापीय प्रदूषण होता है, तो आपका परमाणु परीक्षण से तापीय प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है, तो वह आपका CO2, SO2, H2S, ये सभी अकार्बनिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है, ध्वनि जो है आपकी वो डेसिबल में मापी जाती है। कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, ये सभी कार्बनिक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है, तो घरेलू ईंधन का दहन, उद्योगों से प्रदूषण, वाहनों से प्रदूषण, ये सभी वायु प्रदूषण के मानवकृत स्रोत हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। स्वचालित वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है वो आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। एंड निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मृदा प्रदूषक है, तो वह जो है भूस्खलन, मृदाक्षरण एंड ज्वालामुखी, ये सभी प्राकृतिक मृदा प्रदूषक हैं। नगरों में जल प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वह औद्योगिक बहिस्राव है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है, तो उसमें आपका घरेलू बहिस्राव और वाहित मल हो जाएगा, औद्योगिक बहिस्राव और अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, कृषि बहिस्राव, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का प्रमुख जो प्रभाव है निम्न में से कौन सा है, तो जो प्रमुख प्रभाव है वह जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। टाइफाइड में सामान्य से कितने गुना प्रोटीन की मात्रा देनी आवश्यक है, 3 गुना जो है देनी आवश्यक है। टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो वह है आपका लोहा। क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, यह आपका ट्यूबरकुलर के कारण होता है। मधुमेह रोग किससे संबंधित है, मधुमेह रोग आपका कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है। जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। मधुमेह रोग में ऊतकों से अधिक जल का उत्सर्जन होने से रोगी को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, तो यह स्थिति पॉलीयूरिया कहलाती है। मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है इंसुलिन। मधुमेह रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस प्रकार का होता है, ये जो ग्लूकोज का स्तर है वो बढ़ जाता है। मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगती है, शर्करा आपकी मूत्र के द्वारा निकलने लगती है। मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है आनुवंशिकता, मोटापा, मानसिक तनाव और चिंता के कारण मधुमेह रोग हो सकता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। योग शिक्षा की विषय वस्तु में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, इसमें आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी योग शिक्षा की विषय वस्तु में सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। व्यायाम के पश्चात शरीर को पुनः पूर्ति करने के लिए कौन सा पेय पदार्थ पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, नारियल पानी पी सकते हैं। सबसे कुशल प्रकार के व्यायाम में से एक है वह है आपका मध्यम गति से चलना। सबसे कुशल प्रकार का जो व्यायाम है वो है मध्यम गति से चलना। योग का मूल हजारों वर्ष पूर्व डैश में ही माना गया है, भारत में ही माना गया है। योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। यह जो कथन है वो आपका पतंजलि के अनुसार कहा गया है। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, कठोपनिषद के अनुसार जो योग है वह आपका इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण योग कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया, 11 सितंबर 2014 को। निम्नलिखित में से कौन से ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है, वह है आपका कोर्टिसोल को बढ़ाना। किसको, कोर्टिसोल को बढ़ाना। यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला यंत्र आपका भावना यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र आपका भावना मंत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस दिन ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना
चाहिए। 27 सितंबर 2014 को उन्होंने ये बात कही थी। निम्न में से ध्यान के जो प्रकार हैं वह आपका निर्गुण ध्यान और सगुण ध्यान दोनों ही ध्यान के प्रकार हैं। ध्यान के कितने साधन हैं? ध्यान के आपके 9 साधन हैं। ध्यान के 9 साधन हैं। भारत में किस प्रधानमंत्री के आवेदन पर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है? यह नरेंद्र मोदी के आवेदन पर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना कौन सा योग कहलाता है? यह आपका लय योग कहलाता है। योग शारीरिक शिक्षा एवं लेख से संबंधित होता है क्योंकि योग से रक्त परिसंचरण तंत्र सुचारू होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। जो रोज करेगा योग उसे नहीं होगा कोई रोग, यह किससे संबंधित है? ये बाबा रामदेव ने कहा है। योग का प्रकार है। योग आपका मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये सभी आपके योग के ही प्रकार हैं। श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? पुडुचेरी में। योग क्या है? योग आपका एक साधन है। किसने कहा है कि अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है? ऐसा गुरु गोरखनाथ कहते हैं। योगासन करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? प्रातःकाल। कौन सा है? प्रातःकाल। योगासन हेतु कौन सा स्थान उपयुक्त है? इसके लिए समतल होना चाहिए। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? सूर्य नमस्कार की 11 स्थितियां हैं। योगासन का प्रारंभ किस आसन से किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो योगासन का प्रारंभ जो है वह सूर्य नमस्कार से किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आराम की स्थिति में शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़कर के चुपचाप लेटने वाले आसन का नाम श्वासन है। श्वासन है। श्वासन है। शरीर के सभी अंगों के व्यायाम की दृष्टि से कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? वह आपका सर्वांगासन है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह कथन राधा कृष्णन का है। योग कर्मसु कौशलम, यह वाक्य किस ग्रंथ में दिया गया? ये वाक्य आपका भगवत गीता में दिया गया। यह वाक्य आपका भगवत गीता में दिया गया। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह परिभाषा आपके पतंजलि ने दी है। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो आपके पतंजलि हैं। योग का लक्ष्य क्या नहीं है? योग का लक्ष्य भोजन की प्राप्ति नहीं है। बाकी शारीरिक विकास, तार्किक विकास, संयमित जीवन, ये सभी योग के लक्ष्य हैं। क्वेश्चन इसमें है कि योग की कितनी अवस्थाएं होती हैं? योग की आपकी 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। हठ योग का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? हठ योग का महत्वपूर्ण अंग आपका प्राणायाम होता है। भगवत गीता के किस अध्याय में राजयोग का वर्णन है? ये आपका 8वें अध्याय में राजयोग का वर्णन है। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? सूर्य नमस्कार की आपकी 11 स्थितियां हैं। एंड योगासन का प्रारंभ किस आसन से किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ये आपका सूर्य नमस्कार से आरंभ किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आराम की स्थिति में शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़कर के चुपचाप लेटने वाले आसन को श्वासन कहते हैं। शरीर के सभी अंगों के व्यायाम की दृष्टि से कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? सर्वांगासन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। योग शब्द की जो उत्पत्ति है वह आपकी संस्कृत शब्द युज से हुई है। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह कथन राधा कृष्णन का है। योग कर्मसु कौशलम, यह वाक्य किस ग्रंथ में दिया गया है? यह आपका भगवत गीता में दिया गया है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह परिभाषा आपकी पतंजलि की है। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो आपके पतंजलि थे। योग का लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? भोजन की प्राप्ति। योग की कितनी अवस्थाएं हैं? योग की 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। हठ योग का जो महत्वपूर्ण अंग है वह आपका प्राणायाम है। भगवत गीता के किस अध्याय में राजयोग का वर्णन है? 8वें अध्याय में। भगवत गीता के 8वें अध्याय में राजयोग का वर्णन है। सांख्य योग में कितने तत्व हैं? सांख्य योग में 25 तत्व हैं। योग क्या है? योग एक साधन है। यम का अर्थ क्या है? यम का अर्थ होता है नियंत्रण। एंड योग दर्शन के अनुसार मनुष्य के लिए क्या प्रतिबंधित है? तो असत्य जो है मनुष्य के लिए प्रतिबंधित है। योगासन से पूर्व की जाने वाली शुद्धि क्रियाओं की संख्या 6 होती है। सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहते हैं। निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद, अवसाद के कारण है? तो आपका निद्रा वृत्ति है। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय अभ्यास एवं वैराग्य है। अभ्यास एवं वैराग्य है। निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप नहीं है? वह आपका सजगता नहीं है। पतंजलि के अनुसार
चित्त स्थिरता के लिए बारंबार जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। योग अनुशासनम शब्द का अर्थ है परंपरागत योग। दृष्टु का पर्यायवाची शब्द पुरुष है। दृष्टु का पर्यायवाची शब्द पुरुष है। पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की जो संख्या है वह 5 है। निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है? यह आपका विपर्यय जो है, कौन सी वृत्ति? विपर्यय जो वृत्ति है यह भ्रम का पर्याय है। चित्त सक्रिय होता है, यह पुरुष के प्रभाव से सक्रिय होता है। एंड निम्न में कौन से उपनिषद में योग के 15 अंगों का उल्लेख है? तेजो बिंदु उपनिषद में योग के 15 अंगों का उल्लेख है। निम्न में से कौन से उपनिषद में 4 प्रकार के योग, मंत्र, लय, हठ एवं राजयोग की व्याख्या है? वह आपका योग तत्वोपनिषद है। योग तत्वोपनिषद है। योग शब्द निम्न में से कौन सी धातु से बना है? योग आपका युज धातु से बना है। युजिर योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? युजिर योगे का जो अर्थ है मिलना, जोड़, संयुक्त होना, युजिर योगे का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग शब्द निम्न में से कौन सी उत्पत्ति के अनुसार बना है? योग शब्द जो है वह आपका युजते अनेन, इस उत्पत्ति के अनुसार युजिर योगे धातु से कर्ण अर्थ में धय प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। योग एवं समाधि शब्द को समानार्थक मानने का आधार जो है वह योग सा समाधि को कर्ण व्युत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को समानार्थक माना गया है। निम्न में से कौन सा योग शब्द का अर्थ है समाधि? निम्न में से कौन सा योग का सामान्य अर्थ है? युजिर योगे। योग का सामान्य अर्थ है युजिर योगे। योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? वह आपका युज समाधो एवं युज संयमने, यह जो है योग का तकनीकी अर्थ है। योग का सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? योग का सामान्य अर्थ अर्थात युजिर योगे। योग शब्द को उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है महाभारत में। किसमें? महाभारत में। आत्म विशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग किया गया है गीता में। भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ है तकनीकी एवं सामान्य अर्थ में। योग शब्द का एक अर्थ है सन्नाहन, एंड इसमें आपका योग शब्द का एक अर्थ सन्नाहन, व्यायाम, सांसारिक कसरत। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हठ योगाभ्यास के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त नहीं है? तो जहाँ दुष्ट पुरुषों का निवास हो, ये आपका जो है हठ योग के लिए उचित नहीं है। योगाभ्यासी के लिए अपथ्य क्या है? इसमें आपका तिल, कुलथी, हींग ये सभी अपथ्य माने गए हैं। एंड योगी के लिए जो पथ्य कारक नहीं है वह आपका बेर है। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है अनुकूल, प्रतिकूल। हठ प्रदीपिका में सूत्र नीति के लिए सूत्र की जो लंबाई है वह 1/42 यानी बित्ता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार धौती कर्म हेतु धौत की लंबाई 15 हाथ होनी चाहिए। कितनी? 15 हाथ होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा समाधि अवस्था का लक्षण नहीं है? यह आपका संवेगात्मक अस्थिरता है। मूल शोधन का लाभ क्या है? मूल शोधन का लाभ है आपका कब्ज का नाश होना और बवासीर से मुक्ति। घेरंड संहिता के अनुसार धौती का भाग नहीं है जल धौती। कौन सा नहीं है? जल धौती। घेरंड संहिता के अनुसार नैतिक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 फुट। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? वह आपका गेहूं, प्रोटीन, दालें, लेग्यूमिन, पनीर, कैसीन, ये सारे ही जोड़े यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रोटीन्स नहीं है? तो आपका जो मायोसिन है वो पूर्ण प्रोटीन नहीं है। 1 ग्राम प्रोटीन से निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। पाचन के दौरान वसा अवशोषित होती है। पाचन के दौरान वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल में विभक्त होकर के जो है अवशोषित होती है। निम्न में से कौन सा वसा का स्रोत नहीं है? वो आपका मूंग की दाल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आपकी भारत से हुई है। 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? ये आपका 8वां योग दिवस मनाया गया है। एंड थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? थायराइड ग्रंथि के लिए आपका सर्वांगासन जो है वह उत्तम है। वेदों की संख्या आपकी 4 होती है। वेदों को आपके जो है 4 भागों में बांटा गया है। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? योग के आपके नैतिक और सामाजिक आधार महत्वपूर्ण हैं। योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? योग में जो है आप मानसिक, गुप्त और शारीरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं।
मन में अंगों को डैश वर्गों में बांटा गया है। मन में अंगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। योग कितने प्रकार का होता है? योग आपका 4 प्रकार का होता है। यम कितने प्रकार के हैं? यम आपके 5 प्रकार के हैं। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो आपकी संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। युज का अर्थ क्या होता है? युज का अर्थ होता है एक होना, जुड़ना और मिलना। ठीक है। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण आपके 5 प्रकार के होते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता पतंजलि हैं। यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? बस्ती क्रिया को जाना जाता है। बस्ती क्रिया को जाना जाता है। योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। अष्टांग योग का अंग नहीं है, वह आपका काम है। पूरक का क्या अर्थ है? पूरक का अर्थ है सांस को अंदर लेना। पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या 195 है। क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? क्लेश आपके 5 प्रकार के होते हैं। प्राणायाम में कितने गतिविधियां होती हैं? प्राणायाम में आपकी 3 गतिविधियां होती हैं। योग में किन किन तत्वों का ज्ञान मिलता है? योग में आपके जो है प्रकृति, पुरुष, विवेक, इन सभी तत्वों का ज्ञान मिलता है। महाभूत कितने प्रकार के होते हैं? महाभूत आपके 5 प्रकार के होते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में आपके 12 चरण होते हैं। कितने? 12 चरण होते हैं। ठीक है। हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? हठ योग में अंगों की संख्या 6 होती है। आधुनिक योग की शुरुआत आपकी 1893 ईस्वी में हुई थी। ध्यान कितने प्रकार का होता है? ध्यान आपका 2 प्रकार का होता है। 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 घंटे का। 2 बार के भोजन में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों में मनाया गया? ये आपके 58 देशों में मनाया गया। योग का जन्मदाता जो देश है वो आपका भारत है। भारतीय दार्शनिक परंपरा के 2 भाग हैं। नास्तिक दर्शन आपका जो है बौद्ध दर्शन, चारवाक और जैन, ये सभी आपके नास्तिक दर्शन है। क्या है? ये सभी आपके नास्तिक दर्शन हैं। मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? मन के अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है? गीता में भक्ति का मार्ग जो है कर्म को, भक्ति को, ज्ञान को भक्ति का मार्ग बताया गया है। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? सांख्य में आपके 25 तत्वों का समावेश है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन कौन सा है? ये आपका पद्मासन है। वह क्रिया जो घेंगा रोग के उपचार में लाभकारी है उसे हलासन, सर्वांगासन, आलंदर बंद ये सभी कहा जाता है। स्त्री रोग में लाभप्रद आसन कौन सा है? स्त्री रोग में लाभप्रद आसन आपका मर्जरीसन, चक्रासन, शलभासन ये सभी आसन होते हैं। अनुलोम विलोम का क्या लाभ है? अनुलोम विलोम से जो है आपका क्या होता है कि इसमें आपका एक तो सर दर्द ठीक हो जाता है, फेफड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, सर्दी, जुकाम, दमा की शिकायतों से बचाव हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? उज्जाई प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। वर्तमान में कितने आसन प्रसिद्ध हैं? वर्तमान में आपके 32 आसन प्रसिद्ध हैं। तितली आसन कैसे किया जाता है? तितली आसन आपका बैठ करके किया जाता है। योगासनों का जो राजा है वह चक्रासन है। एंड नज़ला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों से छुटकारा पाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? तो इससे छुटकारा पाने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। मनुष्य के हृदय और फेफड़ों को सशक्त बनाने वाला जो प्राणायाम है वह भस्त्रिका प्राणायाम है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? तो ये आपके भय भयंतार प्राणायाम के प्रकार हैं। डैश एक प्रकार आगे झुकने वाला आसन है, वह आपका पश्चिमोत्तासन एक प्रकार से आगे झुकने वाला आसन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन है? तो आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति कितने आसनों का वर्णन करती है? ये आपके 3 आसनों का वर्णन करती है। सभी आसनों में जो श्रेष्ठ आसन है वो सिद्धासन है। योगासन से शरीर के सभी अंगों को आराम मिलता है। खड़े होकर किए जाने वाला आसन आपका ताड़ासन है। ठीक है, खड़े होकर किए जाने वाला आसन ताड़ासन है। वज्रासन किस प्रकार किया जाता है? वज्रासन बैठकर किया जाता है। लेटकर किया जाने वाला आसन आपका मेरुदंडासन है। प्लाविनी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है? प्लाविनी प्राणायाम जो है वह खड़े होकर, बैठकर, लेटकर इस सभी तरीकों से हम कर सकते हैं। प्राणायाम की शिक्षा के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? प्राणायाम की शिक्षा के लिए दृढ़ता, विश्वास, सत्य भावना सभी की आवश्यकता होती है। किस प्राणायाम से
तोतलापन दूर हो जाता है। तो उज्जयी प्राणायाम से बच्चे का तोतलापन भी दूर हो जाता है। प्राणायाम की प्रथम क्रिया आपकी पूरक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कितनी बार करने से रक्त संचार ठीक तरह से चलने लगता है? 3 बार करने से रक्त संचार ठीक तरह से चलने लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, है ना, और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्रोध को दूर करने वाला तथा मन को शांत रखने वाला जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। कौन सा? भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम कौन सा प्राणायाम भय, चिंता और तनाव को दूर करता है और धातु, रोग, प्रमेह और नपुंसकता को दूर करता है? वह आपका सूर्य भेदी प्राणायाम है। किस प्राणायाम को बहुत ही सरल माना जाता है? वो आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम को बहुत ही सरल माना जाता है। नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? प्रातः काल का। सकारात्मक विचारों का संचार करने में जो सहयोगी है वो आपका सूर्य भेदी प्राणायाम है। सूर्य भेदी प्राणायाम है। किसका अभ्यास बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं? प्लाविनी प्राणायाम का। ठीक है, जो प्लाविनी प्राणायाम है इसका अभ्यास बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं। हौन का अर्थ होता है पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अंत हो जाना। हन का उपाय क्या है? हन का उपाय है निर्दोष एवं निश्चल विवेक ख्याति। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? देखिए, चित्त के कार्य छूट जाने पर विवेक ज्ञान का उदय होता है। ठीक है। चित्त के त्रिगुणात्मक अस्तित्व छूटने पर जीव मुक्त की अवस्था उत्पन्न करता है। चित्त अपने कारण में विलीन हो जाने पर विदेह मुक्ति की स्थिति भी उत्पन्न करता है। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? वह आपका कपालभाति है। यम का पालन करने से सामाजिक संबंधों में सुधार आता है। अष्टांग योग साधना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान आपका यम और नियम है। ठीक है। अस्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी न करना। अहिंसा की सिद्धि होने पर सभी प्राणी योगी के समक्ष वैर का त्याग कर देते हैं। वैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना समाप्त हो जाती है। योगी के समीप सारा वातावरण अहिंसामय हो जाता है। उपरोक्त सभी इज द राइट वन ओवर हेयर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, शौच, असंगर की इच्छा, संतोष, उत्तमोत्तम सुख लाभ, तप, शरीर और ज्ञानेंद्रियों को वश में होना, स्वाध्याय, इष्ट देवता का साक्षात्कार न होना, ये आपका इसमें जोड़ा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन इज आसन सिद्धि का लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें मांसपेशियां दुर्बलता जो है आसन सिद्धि का लक्षण नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का प्रकार नहीं है दीर्घवृत्ति। निम्न में से कौन सा प्राणायाम अभ्यास के प्रतिफल नहीं है? वो आपका नाड़ियों में प्राणों की गति तीव्र हो जाना, ये जो प्राणायाम है वो अभ्यास के प्रतिफल नहीं है। निम्न में से कौन सा ध्यान का लक्षण नहीं है? तो आपका ध्यान की अवस्था में एकाग्रता की गहराई का कम होना, ये लक्षण नहीं है। ध्यान की अवस्था में तो एकाग्रता की गहराई और बढ़ जाती है। कौन सा भोजन योगाभ्यास में अपथय कारक है? वो आपका कुलथी है। एक योगी के लिए प्राणायाम अभ्यास प्रतिदिन 4 बार करने पर प्राणायाम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 320 बार। कितनी होनी चाहिए? 320 बार। निम्न में से प्राणायाम में शरीर से पसीना आने लगता है हीन प्राणायाम में। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार षटकर्मों का अभ्यास उसे ही करना चाहिए जिसके शरीर में स्थूल श्लेष्मा तथा भेद बढ़ी हुई है। ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार षटकर्मों का क्रम क्या है? षटकर्म में आपके धौती, वस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपालभाति आते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। हठ प्रदीपिका में निम्न में से कौन सी धौती क्रियाओं का उल्लेख है? तो इसमें आपका वस्त्र धौती क्रियाओं का उल्लेख है। ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार धौती कर्म के प्रभाव से कितने प्रकार के कफ दोषों का विनाश होता है? तो इसमें 20 कफ दोषों का विनाश होता है। हठ प्रदीपिका में वस्ती के कौन से भेद का उल्लेख है? तो इसमें आपका जलवस्ती के भेद का उल्लेख है। कपालभाति शब्द में भाति शब्द का अर्थ होता है धौंकनी। गजकर्णी क्रिया का दूसरा नाम होता है कुंजल। ठीक है। चित्त के स्थिर होने की स्थिति को वो जो है उन्मीवस्था कहते हैं। उन्मीवस्था कहते हैं। ओके। निम्न में से कौन सा प्राणायाम कुंभक का उल्लेख हठ प्रदीपिका में नहीं है? वह है आपका संहिता। हठ प्रदीपिका में वर्णित प्राणायामों की संख्या आपकी 8 है। हठ प्रदीपिका के अनुसार पूरक के अंत में निम्न में से कौन सा बंद लगाने का निर्देश है? तो इसमें आपका मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद लगाने का उद्देश्य है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्न में से कौन सा
धनात्मक आसन घिरण संहिता में नहीं है, वह है आपका सिद्धियोनी आसन। निम्न में से कौन सा आसन चित्त विश्रांति का कारक है? मृत्तासन। कौन से आसन में घुटनों के मध्य में दोनों पांवों को छिपाकर रखा जाता है? वह आपका गुप्तासन है। निम्न में से कौन सा आसन मधुमेह रोग के उपचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह है आपका अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है उत्कट आसन में उत्कट शब्द का अर्थ होता है उत्सुकता। क्या होता है? उत्सुकता। ठीक है। एंड घिरण संहिता में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन है? घिरण संहिता में आपके 25 मुद्राओं का वर्णन है। कौन सा बंध यौन रोगों के उपचार में सहायक है? वह है आपका मूल बंध। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने में निम्न में से कौन सा बंध महत्वपूर्ण है? वह आपका मूल बंध है। आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। राजयोग के कितने अंग हैं? राजयोग के आपके 8 अंग हैं। विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? भक्ति के आपके 9 प्रकार हैं। ध्यान के प्रकार हैं, आपका निर्गुण ध्यान हो सकता है, सगुण ध्यान हो सकता है। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का जो वास्तविक स्रोत है वो आत्मा है। किसे शक्ति चालनी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है? नौली क्रिया को शक्ति चालनी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से एकाग्रता को बढ़ाने के निम्न में से सबसे अच्छा योग आपका राजयोग है। वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है वज्रासन कहलाता है। बस्ती क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? बस्ती क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। उपरोक्त में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है। अस्तेय जो है यह प्राणायाम का प्रकार नहीं है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहता है 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के 4 प्रकार हैं। नेत्र क्रिया किससे संबंधित है? यह आपकी नाक से संबंधित है। समाधि से पहले की अवस्था को ध्यान कहते हैं। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। ठीक है। आसन करने का जो सबसे अच्छा समय है वह आपका सुबह और शाम है। पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा था? पतंजलि योग सूत्र पतंजलि ने लिखा था। प्राणायाम की जो अवस्थाएं हैं वह आपकी जैसे सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोक के रखना, ये सभी प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो उन्होंने योग की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। एंड आपको बताते चलें कि हमने जो पवन का भी करा दिया है, ये आज गोल्ड सीरीज भी खत्म हो गई। इसके बाद आपका इजी नोट से शुरू होगा, उसको पढ़िएगा। ठीक है। निम्न में से योग का जन्मदाता कौन सा देश है? योग का जन्मदाता भारत है। योग की आत्मा किसे कहा गया है? योग की आत्मा प्राणायाम को कहा गया है। सांसों पर नियंत्रण रखने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान आपका मन को शांत करना, आत्मा से जुड़ना ही आपका ध्यान कहलाता है। ठीक है। एंड डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि मैंने अक्सर मोस्टली क्लासेस में बताया है, पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिसमें हमारे अपने कंटेंट होता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसी सब्जेक्ट की बात करूं कि हमारे नोट्स किस तरीके के होते हैं योगा के, तो देखिए प्राणायाम के प्रकार लिखे हुए हैं। कौन कौन से प्राणायाम के प्रकार होते हैं, अनुलोम विलोम में क्या आता है आपका, है ना, और इसमें आपका क्या होता है, फिर आके उज्जाई प्राणायाम क्या होता है, इससे लाभ क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, शीतली प्राणायाम क्या है, शीतकारी प्राणायाम, सिद्धांत प्राणायाम। इनको बहुत ही आसान भाषा में कम से कम शब्दों में लिखा गया है ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। धौती जो हम लोग बार बार भी पढ़ रहे हैं, धौती क्या होता है, नैली क्या है, बस्ती क्या है, कपालभाति है ना, त्राटक क्या है, ध्यान क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो देखिए ताड़ासन क्या है, अर्धक टिचक्रासन जिसको बोलते हैं, अर्धक टिचक्रासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन एंड बैठ कर किए जाने वाले आसन जैसे वज्रासन, पद्मासन, ये सारा ही कंटेंट आपको एक साथ में प्रोवाइड करा दिया जाता है। ओके, सूर्य नमस्कार से रिलेटेड पॉइंट्स आ गए आपके। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक चक्र में 12 स्थितियों से मिलकर के बना है, तो ये आपका कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये नंबर है 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है योग के द्वारा किसे नियंत्रित किया जा सकता है? योग के द्वारा हम मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? सूर्य नमस्कार दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है।
प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम का अर्थ है स्वस्थ और शांति। प्राणायाम का अर्थ है स्वास्थ्य और शांति। योग के 8 अंगों में चौथा अंग कौन सा है? चौथा अंग इसमें प्राणायाम आता है। योग के 8 अंगों में तीसरा अंग कौन सा है? वो आपका आसन है। योग के 8 अंगों में दूसरा अंग कौन सा है? वो आपका नियम है। प्राणायाम करते समय ये पहला यम, दूसरा नियम। प्राणायाम करते समय कितनी क्रिया की जाती हैं? तो इसमें 3 क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, कितनी क्रियाएं की जाती हैं? 3 क्रियाएं की जाती हैं। प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। प्राणायाम राजा किसे कहते हैं? प्राणायाम जो राजा है वो नाड़ी शोधन है। कपालभाति और प्राणायाम का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, स्ट्रेस और टेंशन को कम करता है, पेट की चर्बी को भी कम करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा कौन सी ध्वनि निकलती है? तो इसमें आपका हम की ध्वनि निकलती है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नाड़ी कितने प्रकार की होती है? नाड़ी आपकी जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ये नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, हमारे नोट्स के साथ जो भी आपका कंटेंट मार्केट में है, लाइक आपका एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज जी नोट्स, उसकी भी कंप्लीट PDF आप तक पहुँचाई जाती है। थैंक यू सो मच।